कमला जी का बेटा कहता है, माँ अपना सारा सामान बांध के मेरे घर से निकल जाओ अपनी चारों बेटियों के साथ। आंखों में आंसू भरकर कमला जी कहती हैं, बेटा मैं कहाँ जाऊंगी चार चार बड़ी बेटियों को लेकर। एक तुम ही तो हो, मेरा एकमात्र सहारा हो। तुम्हारे अलावा अब मेरा इस दुनिया में सहारा देने वाला कोई नहीं है। अगर तुम मुझे और मेरी बेटियों को घर से निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे और किस तरह से बेटियों का विवाह करूंगी। कमला जी की बातें सुनकर बहू फटकारते हुए बोलती है, हमने ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का। तुम सब गांव के गंवारों को अपने पास अब मैं नहीं रख सकूंगी। मुझे कितनी बेइज्जती सहन करनी पड़ती है यह तो मैं ही जानती हूँ। अब नहीं रखूंगी। मैं हाई फाई सोसाइटी में रहती हूँ, मेरी सारी सहेलियाँ भी हाई फाई सोसाइटी की हैं। तुम लोगों की वजह से उन्हें मैं अपने घर पे नहीं बुला पाती हूँ। तुम लोगों को देखकर वह लोग मुझ पर हंसेंगे, इसीलिए निकल जाओ मेरे घर से। अब मुझे फ्री होकर रहने दो। बेटा तुम्हारा इतना बड़ा घर है, उसमें पीछे का एक कमरा ही तो मुझे तुमने दिया है। मैं तो वैसे भी तुम्हारे इतने बड़े घर में नहीं आती हूँ, मेरी बेटियां भी नहीं आती हैं। जैसे तुम लोग कहते हो हम उसी तरह से रहते हैं, फिर भी हमें घर से निकाल रहे हो। पिताजी के जाने के बाद एक तुम ही तो अपनी बहनों का सहारा हो, और भूल गए क्या पिताजी के मरते समय तुमने उन्हें क्या वादा किया था कि अपनी माँ का ख्याल रखोगे, बहनों की पढ़ाई करवाओगे और उनकी शादी भी करवाओगे। और मुझे भी यही कहकर तुमने गांव की सारी ज़मीन को बेचवा दिया था कि मुझे और अपनी बहनों को शहर लेकर चलोगे, उन्हें अच्छे से पढ़ाओगे लिखाओगे और फिर उनकी शादी की जिम्मेदारी भी निभाओगे। इसी वजह से मैं तुम्हारे कहने पर गांव का सारा ज़मीन दोनों बेच दी थी कि चलो उसके पिताजी के बाद बड़ा भाई ही अपनी बहनों को संभालने के लिए है, लेकिन तुम अपनी सारी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाना चाहते हो। अब तो हम गांव भी वापस नहीं जा सकेंगे, और गांव गए भी तो जाकर क्या करेंगे, ना तो घर बचा है ना ही ज़मीन। तभी बहू कमरे से उनके कमरे से एक बैग में सारे कपड़े पैक करके दरवाजे के बाहर फेंकती हुई कहती है, राहुल अब तुम्हारी माँ इस घर में एक दिन भी अपनी बेटियों के साथ रुकी तो समझ लेना मैं इस घर को छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। मैंने तुमसे शादी इसीलिए नहीं की थी कि तुम्हारी चार चार बहनों और बूढ़ी माँ को अपने साथ रखूं, और तुम्हें अपनी बहनों को और माँ को अपने साथ रखना है तो मैं चली अपने मायके। अंजलि धमकी देने लगती है और बोलती है, अपने डैडी से कह दूंगी कि अपने दामाद की जगह बिजनेस पार्टनर किसी और को बना लो। यह बात सुनकर राहुल घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं डार्लिंग, ऐसा कैसे? तुम मायके चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बिना कहीं मेरा मन नहीं लगेगा। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर तुम इस घर से चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? राहुल यह बात अच्छी तरह से जानता था कि आज वह अंजलि के डैडी की वजह से ही इतने बड़े बंगले में रह रहा है, उनके बिजनेस में पार्टनर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, यह सारी शान शौकत है अंजलि के पिता की वजह से ही तो है। अगर अंजलि मायके चली गई, उसके डैडी मुझसे नाराज हो गए तो मेरा तो सारा ऐशो आराम चला जाएगा। दरवाजे पर पड़े हुए बैग को उठाकर माँ के हाथ में थमाते हुए राहुल कहता है, माँ तुम्हें सुनाई नहीं दिया बहू ने क्या कहा? अभी भी घर की दहलीज पे खड़ी हुई हो? निकल जाओ अपनी बेटियों को लेकर। कमला जी की बड़ी बेटी गौरी, जिसकी उम्र 20 वर्ष थी, कहती है, भैया आप माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। बड़ा भाई तो पिता के समान होता है। बचपन में हम सभी लोग साथ में खेले हैं। मुझे तो अपने भाई पर कितना गुमान था, लेकिन आपके व्यवहार को देखकर मन बड़ा दुखी हो गया है। मुझे तो लगा था पिताजी के जाने के बाद आप हम सबकी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगे। माँ और पिताजी ने तुम्हें कितनी मुश्किलों से पढ़ाया है। घर की सबसे बड़े बेटे हो, तुमसे हम सबकी बड़ी उम्मीदें थीं। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, इतना बड़ा बंगला जैसा घर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, खूब सारा पैसा है, तो क्या अपने बूढ़े माँ और अपने बहनों को नहीं रख सकते हो? चिल्लाती हुई बहू कहती है, हाँ हाँ तुम्हारी माँ अकेली माँ तो नहीं है ना। तुम्हारी माँ और बेटी एक होती तो घर के किसी कोने में रख भी लेते। तुम्हारी माँ पूरी की पूरी पलटन साथ में लेकर चलती है। तुम्हारी माँ अब चार चार बेटियों को रखना मेरे बस का नहीं है। हमने
इधर कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है जो तुम लोगों को अपने इधर रखेंगे और खर्च भी उठाएंगे। मेरे मायके में सभी लोग बहुत पैसे वाले हैं, तुम लोगों मेरे स्टेटस के नहीं लगते हो, इसीलिए तुम लोग अब मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम लोगों को अब इस घर में नहीं रखूँगी। या ये घर मेरे डैडी का है, घर है, इसमें सिर्फ मेरा और मेरे पति ही रह सकते हैं। इसके बारे में तुम लोग सोच भी। दरअसल अंजलि को यही चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका पति राहुल अपनी माँ और बहन के प्यार की वजह से कहीं पिघल न जाए और उनकी पढ़ाई लिखाई के खर्चे और शादी ब्याह के खर्चे उठाने के लिए तैयार न हो जाए। इसीलिए अंजलि पहले से ही यह प्लान बना लेती है कि इन माँ बेटी को घर से निकाल देना ही बेहतर है। और यह सब करने के लिए वह राहुल को भी धमकी देती रहती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें अपने डैडी के बिजनेस से निकलवा दूंगी। राहुल को पैसे और ऐशो आराम का बहुत ज़्यादा आदत हो गया था, बहुत ज़्यादा पसंद था। वह अपनी ज़िंदगी के ऐशो आराम के लिए माँ और बहन को छोड़ सकता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के ऐश आराम नहीं छोड़ सकता है। थोड़ा बहुत राहुल को अगर अपने माँ की तरफ थोड़ा सा खिसकता हुआ देखती है, फिसलता हुआ देखती है, तो अपने डैडी की धमकी देकर उसे अपनी तरफ कर लेती है। अंजलि बहुत अच्छी तरह से जानती है कि राहुल को ऐशो आराम की ज़िंदगी बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा पसंद है, और अपनी बुढ़ी माँ और बहनों की वजह से कोई लग्जरी लाइफ कभी नहीं छोड़ेगा। और ये देखती रहती है, माँ जी अभी भी कुछ बचा है क्या? उठाओ अपना सामान और निकल जाओ मेरे घर से। भाभी अब आप एक भी शब्द मत बोलिएगा, बहुत बेइज्जती कर ली माँ की, अब कुछ बोलेंगी तो खैर नहीं है। ऐसा अगर आपने बोला तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी बोलती है कि अरे ये देखो, ये कहीं की महारानी है और इसके हाथ में कुछ नहीं है, और इसका जरा जुबान तो देखो। अब मैंने बहुत कह सहन कर लिया, तुम्हारे घर का मैं सारा काम करती थी। मेरी छोटी बहन जिसका अभी बचपन भी नहीं गया था, मात्र 15 साल की है, वह भी तुम्हारे पूरे घर की साफ सफाई करती थी। मैं पूरा रसोई संभालती थी। माँ तुम्हारे पूरे फूल पौधों में पानी देती थी, कुछ फोकट में नहीं रखती थी। तुम हमें अपने घर में अब नहीं, इन्हीं कामों के लिए तुम्हें माली रखना पड़ेगा, सफाई वाला रखना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें हमारी कीमत पता चलेगी। और भैया आप, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बहनों से और बूढ़ी माँ से इतने सारे काम करवाती थी, लेकिन तुम एक शब्द भी नहीं कहते थे, और वैसे भी साथ में रख कर आपने हमारी कौन सी इज्जत की जी। इससे अच्छा तो हम इस घर से निकल कर बाहर ही रहेंगे और बाहर देखेंगे। अपनी बहन के तेवर और हाथ में एक पैसा नहीं है, लेकिन इतना घमंड इसके सातवें आसमान पे है। भाभी इसका तेवर तो देखो। भाभी ये तेवर नहीं है, ये हमारा स्वाभिमान है। तब बूढ़ी माँ बोलती है, बेटा शांत हो जाओ, मैं नहीं जानती थी कि बेटा शहर में आकर इतना बदल जाएगा। अब बहुत हो गई, यहाँ से अब हम लोग चलते हैं, इधर जाकर हम भी क्या करेंगे। ठीक है बेटा, तुम्हारे घर से जा रहे हैं। जाते जाते कमला जी बहुत आस से अपने बेटे की तरफ देखती हैं और कहती हैं, एक दिन देखना मेरी बेटियां तुम्हारे घमंड तोड़ेंगी, और वह भी कामयाबी के ऐसे मुकाम पे को छुएंगे जिससे कि तुम्हें कभी उम्मीद नहीं की होगी। कमला जी की बात सुनकर बहू हंसने लगती है और बोलती है कि हाँ हाँ, तुम्हारी बेटियों को आता ही क्या है, ना पढ़ना है ना लिखना है, किसी के घर में झाड़ू पोछा करेंगी और क्या कर सकती हैं, अपना गुजारा करेंगी, मेरी बराबरी भी करने चली हैं। मैं मेरे हाथों के सामने हाथ फैलाती थी और आज बराबरी कर रही हैं। बेटे और बहू कमला जी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती हैं और पलटकर कमला जी दोबारा नहीं देखती हैं। बहू बोलती है कि मेरे घर में पलट के कभी भी दोबारा आप लोग मत देखिएगा, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। चुपचाप बेटा सर झुका के अंदर चला जाता है, और कमला जी और उनकी बेटी भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। सबसे ज़्यादा बेटे का मुख्य दर्शक बनकर सब कुछ देखते रहना दुखी करता है। बेटे का व्यवहार कमला जी को खाया जा रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं जब उसे अपनी माँ और बहनें दिखाई नहीं दे रही हैं। चारों बेटियों को लेकर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं। तभी सबसे छोटी बेटी मेघा रोने लगती है और बोलती है कि माँ मुझे भूख लगी है। तब ये दोनों कहते हैं कि अब क्या खाएं और क्या पिएं, और अपनी बेटियों को कमला जी हिम्मत देती हैं और बोलती हैं कि देखो बेटा, हम लोग
कुछ दिन ऐसे ही कर लेंगे, गुजारा करेंगे। उसके बाद हमारे घर में भी सारी सुख सुविधाएं होंगी, कोई कमी नहीं होगी हमारे पास। बस कुछ दिनों की मुसीबत है, हमें इस पर काम करना है और सुख दुख सबकी ज़िंदगी में चलता रहता है। अभी हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है, भगवान परीक्षा ले रहा है। तभी तो 6 महीना पहले तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए और अब तुम्हारे भाई ने भी हमें छोड़ दिया है। लेकिन यह समय भी बीत जाएगा, एक दिन देखना हमारा समय आएगा। इस तरह से अपनी बेटियों को कमला जी हिम्मत देती हैं। कमला जी की हिम्मत की वजह से ही उनकी बड़ी बेटी गौरी भी बड़ी ही हिम्मत वाली है। इधर शाम होते होते सबको भूख लगने लगी। माँ इधर आसपास मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। जब से भैया के पास शहर में आए हैं, भैया कहीं हमें लेकर भी तो नहीं गए हैं जिससे शहर कुछ जाना पहचाना हो। पास में ही किसी मंदिर की घंटी की आवाज़ आ रही है, चलो उधर ही चलते हैं, हो सकता है उधर हमें कुछ खाने पीने को मिल जाए। सभी लोग मिलकर मंदिर की ओर जाते हैं। मंदिर में भगवान की दया से भंडारा हो रहा था। कमला जी की बेटियों के साथ भंडारे का भोजन करते हैं और भगवान का लाख लाख धन्यवाद करती हैं कि आज तो मुझे तुम्हारी सत्ता पर पूरा भरोसा हो गया है। तू किसी को भी भूखे नहीं सोने देता, किसी को भी भूखे नहीं रहने दे सकता है। 1-2 दिन गायत्री जी के मंदिर में ही वहाँ का प्रसाद खाकर निकल जाते हैं, लेकिन फिर वह अपनी बेटियों से कहती हैं कि बेटा, हम इस तरह से ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपने लिए कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। तभी उनकी बड़ी बेटी बोलती है कि माँ, हम पैसा कहाँ से लाएंगे और हम पैसे कमा कैसे पाएंगे और अपने लिए एक छत कैसे ले पाएंगे और मेहनत से ही 2 वक्त का खाना कैसे खा पाएंगे। लेकिन माँ, हमारे हाथ में तो एक पैसा नहीं है और बिन पैसा के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने कानों के छोटे छोटे कुंडल को उतारते हुए कमला जी अपनी बेटी गौरी के हाथ में देकर कहती हैं कि बेटा, हम सोने के कुंडल को बेच देंगे। वैसे तो मेरे माँ इन कुंडलों को बेचने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने बड़े ही मन से मुझे ये दिया था। लेकिन क्या करें, मेरी बेटियों से ज़्यादा मेरे लिए कुंडल नहीं है। पर माँ, हमें तो पता भी नहीं है कि हम इनको कहाँ बेचेंगे। तभी मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए एक सेठ सेठानी उन्हें दिखाई देते हैं। कमला जी उनके पास जाती है और हाथ जोड़कर राम की भीख मांगती है और बोलती है, आप मुझे बड़े ही धनी व्यक्ति लगते हैं, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, आप मेरे सोने के कुंडल ले लीजिए और इसके बदले मुझे जितना चाहे उतना पैसा दे दीजिए। तब सेठ सेठानी बोलते हैं कि इस कुंडल को आप क्यों बेच रही हो। तब कमला बोलती है कि साहब, मेरी 4 बेटियों की जिम्मेदारी है, इसीलिए बेचना पड़ रहा है। इतना कहते कहते कमला जी की आंखों में आंसू भर आए हैं। तब वो सेठ सेठानी बोलते हैं कि तुम्हारी बेटियां कहाँ है। तब कमला जी ने अपनी बेटियों को सीढ़ियों पर बैठी हुई चारों को दिखाती है और इशारा करती है। सेठ जी पूछते हैं कि तुम इन पैसों से क्या करोगी। इससे तो कुछ दिनों का ही खर्च चलेगा, मैं सब्जी का ठेला खरीद लूँगी और अपनी बेटियों के साथ सब्जी बेचूंगी। इतना कहते ही फिर से आंखों में आंसू भर आए। सेठ सेठानी कमला जी की मजबूरी को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे। बेचारी 4 बेटियों को लेकर कहाँ जाएगी। वह कुंडल खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बदले में उन्हें 25,000 रुपये दे देते हैं। 2 दिन के बाद सेठ सेठानी फिर से मंदिर में आते हैं तो देखते हैं गायत्री जी ने मंदिर के पास ही एक सब्जी का ठेला लगाया हुआ है, जिस पर ताज़ी सब्जियां रखी हुई हैं। अपनी बेटियों के साथ सब्जी को बेच रही हैं। तब कमला जी की ईमानदारी को देखकर सेठ सेठानी उनके पास जाते हैं। उन्हें देखते ही कमला जी कहती हैं, अरे साहब, बताओ आपको कौन सी सब्जी चाहिए। आपने हमारे ऊपर इतना एहसान किया है, हम आपको ऐसे ही सब्जी दे देंगे। नहीं नहीं, हम सब्जी लेने नहीं आए हैं, बल्कि तुमसे कुछ कहने आए हैं। अगर तुम बुरा न मानो तो अपनी बेटियों के साथ मेरे घर में आकर रह सकती हो। दरअसल हम दोनों पति पत्नी बहुत बड़े घर में अकेले रहते हैं, हमारे कोई संतान नहीं है। शादी को पूरे 50 वर्ष हो गए हैं, खाली घर काटने को दौड़ता है। घर में पैसों की कमी नहीं है, लेकिन घर में ना तो कोई बात करने वाला है, ना ही कोई अपना है। अपना तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसी ईमानदार लोग मेरे घर में आकर रहें। साहब, मैं बिना कुछ काम धाम किए आपके घर में फुकट में नहीं रह सकती हूँ। अगर आपके घर में कुछ काम धाम हो और आप मुझे काम के बदले पैसे देंगे तो मैं आपके घर में रहूँगी। जिससे सुनकर सेठ सेठानी खुश हो गए
हो जाते हैं कि सच में कमला जी और उनकी बेटियों में बहुत ईमानदारी है, स्वाभिमानी हैं। उन्हें मुफ्त का रहने और खाने को मिल रहा था, लेकिन फिर भी उसे स्वीकार नहीं किया। मेरा घर बहुत बड़ा है और बहुत सारे काम भी है। मेरा रसोइया काम छोड़कर चला गया है। मेरी पत्नी को खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर तुम्हें खाना बनाने का और साफ सफाई का काम आता हो तो मेरे घर में आकर रह सकती हो। बहुत सोच विचार करने के बाद कमला जी अपनी बेटियों से सलाह मशवरा करती हैं। गौरी यह निर्णय लेती है कि माँ, हमें काम भी मिल रहा है और रहने के लिए छत भी मिल रहा है, तो अच्छा है कि हम सेठ जी के घर चलते हैं। काम भी करते रहेंगे और उसके बदले हमें पैसा भी ठीक ठाक मिलता रहेगा। सेठ जी, आज तो नहीं, कल से हम आपके घर आ जाएंगे। हमें पता बता देना, हमें कहाँ पे आना है। तब सेठ सेठानी बोलते हैं, ठीक है, हम आपको कल खुद ही लेने आ जाएंगे, इधर ही हमें मिल जाना। इतना कहकर सेठानी घर के लिए चल देती हैं। तभी मंदिर में कमला जी के बहू और बेटे भी आते हैं और कमला जी को उनके चारों बेटियों के साथ सब्जी का ठेला लगाए हुए देखते हैं। पहले तो बहुत ठहाका लगाकर हंसती है और कहती है, मैं पहले ही कही थी कि तुम लोग यहीं किसी के घर में झाड़ू पोछा करोगी या बर्तन धो लोगी, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें अपनी किसी सहेलियां या किसी भी सोसाइटी मेंबर से नहीं मिलवाया, वरना वह लोग क्या सोचेंगे। और तुम्हें यही शहर मिला था सब्जी बेचने के लिए, कुछ तो मेरे बारे में सोच लिया होता। बहू, अगर आज मुझे सब्जी का ठेला लगाना पड़ रहा है तो इसके जिम्मेदार भी तुम ही लोग हो और कोई नहीं है, क्योंकि तुम दोनों के कहने पर ही मैं गांव की जमीन और घर बेच दिया था। लेकिन शहर में आकर बेटा इतना स्वार्थी निकल गया जिसके कभी उम्मीद नहीं थी। अगर गांव में मेरा घर और ज़मीन होता तो हम उधर वापस चले जाते, लेकिन तुम दोनों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा और हमारा सब कुछ छीन लिया। इतना कहकर कमला जी चुप हो जाती हैं। और आज हमारा समय खराब है, लेकिन एक दिन हमारा समय जरूर बदलेगा। जितना आज तुम मेरा और मेरी बेटियों का मजाक बनाती हो, एक दिन देखना तुम्हारे बराबरी पर मेरी बेटियां खड़े होकर के दिखाएंगी। बहू फिर से हंसती हुई कहती है, क्यों मजाक करती हो माँ? सब्जी का ठेला लगाकर तुम्हारी बेटियां मेरी बराबरी करेंगी? जो बेटियां मेरे घर के पास से सब्जी का ठेला लगाती हैं और मेरी बराबरी करेंगी। सब्जी का ठेला मेरे घर के पास से हटाओ। सब्जी के ठेले से सब्जी को उठा कर राहुल फेंक देता है और गौरा मेघा सब्जियों को फेंकने से मना करती हैं, लेकिन सब्जियों के फेंक कर बहू बेटा कार में बैठकर चले जाते हैं। आज कमला जी और उनकी बेटियों के आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उन सबके दिल में एक ऐसी तमन्ना जाग उठी थी कि अब बस किसी तरह से बड़े आदमी बनकर दिखाना है, खूब सारे पैसे कमाने हैं और भाई भाभी को दिखाना है कि पैसे कमाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है, चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े। हम चारों बहनें मेहनत करेंगे, लेकिन अपनी माँ का सर कभी झुकने नहीं देंगे। माँ, तुम चिंता मत करो। सुबह सुबह मंदिर के पास कमला जी अपनी बेटियों के साथ बैठी ही थी कि सेठ सेठानी लेने के लिए आ गए और भगवान के दर्शन करने के बाद उन सबको अपने घर लेकर गए। सच में सेठ जी का घर बहुत बड़ा था, लेकिन उस घर में रहने वाला सिर्फ 2 ही सदस्य थे। बाहर की तरफ एक कमरा बना हुआ था जो कि उनके घर के रसोइया का था। वहाँ पे कमला और कमला की बेटियों के साथ इस पोर्शन में रहने को दे दिया गया था। एक दिन सेठानी देखी कि कमला जी की दोनों बड़ी बेटियां पुरानी सी किताबों से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। क्या पढ़ रही थी बेटा, कुछ पता नहीं चला। तब पूछती हैं कि बेटा, तुम क्या पढ़ाई कर रही हो? तब कमला की दोनों बेटियां बोलती हैं कि हमें पढ़ने का बहुत शौक है। तब सेठानी बोलती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कल ही हम तुम्हारा किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। तुम्हारा ही क्यों, तुम चारों बहनों का कॉलेज और स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। आराम से पढ़ाई करना। सेठानी के बाद बात सुनकर चारों बेटियों की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। पढ़ाई की बात आने पर एक बार फिर उनकी बेटियां मना नहीं करती हैं। कल के सारे काम धाम करने के बाद कमला जी के चारों बेटियां मन लगाकर पढ़ाई करती हैं। गौरी का LLB करने का सपना था और वह जल्दी ही अपने सपने को पूरा कर लेती है। दूसरे नंबर की बेटियां मेघा पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। कोई भी
पुलिस विभाग में एक अफसर बन जाती है। तीसरे नंबर की बेटी को पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वह कहती है कि उसे अपना बिजनेस करना है और वह एक छोटा सा बुटीक का बिजनेस शुरू करती है और धीरे धीरे उसका बिजनेस बहुत बढ़ जाता है, खूब मुनाफा होता है और छोटी बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही होती है। इसी तरह करते करते पूरे 6 साल बीत गए। दूसरी तरफ इन 6 सालों में राहुल और अंजलि की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। अंजलि के पिताजी, जिसके की बिजनेस में राहुल का पार्टनर था, उनकी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी। सारा बिजनेस का भार अब राहुल के कंधों पर आ गया था। राहुल बिजनेस में पार्टनर जरूर था, लेकिन उसे बिजनेस का कोई आइडिया चलाने का नहीं था और न ही उसने कभी उन्हें सीखने की कोशिश की। सिर्फ ऊपरी तौर पर वह अपनी पत्नी के पिता का साथ देता रहा। धीरे धीरे उसे बिजनेस में घाटा होता गया और एक दिन ऐसा आया कि उसका सारा बिजनेस देखते टूटने के कगार पर आ गया। आज वही दिन है। पूरे शहर में हल्ला है कि राय साहब के बिजनेस की बोली लगने वाली है। करोड़ों रुपए की बोली लगेगी। बोली लगने का एक पिता के बिजनेस को डूबते हुए और बिकते हुए देखकर अंजलि को बहुत ही बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन क्या करे, उन लोगों के पास बिजनेस को बचाने के लिए इतना पैसा नहीं है कि उसे फिर से खड़ा कर सके। अगर बेचेंगे नहीं तो और भी बर्बाद हो जाएंगे। पूरा घर बार बेचने के बाद भी वह अपने बिजनेस को बचा नहीं पाई। बिजनेस को बचाने के चक्कर में अंजलि और राहुल को अपना घर भी बेचना पड़ा, सारे जेवर बेच दिए, लेकिन फिर भी बिजनेस को नहीं बचा पाए। अंत में एक छोटा सा कमरा लेकर उसमें दोनों रह रहे थे। पूरा हाल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। अलग अलग लोग अलग अलग बोलियां लगा रहे थे। कोई 1 करोड़ से शुरू होती है, तभी दूसरा व्यक्ति 1 करोड़ 20 लाख बोलता है। फिर बीच से एक और व्यक्ति उठता है, 1 करोड़ 50 लाख रुपए की बोली लगाता है। 1 करोड़ 50 लाख पर बात ठन जाती है और बात होने वाली होती है। तभी पीछे बैठी हुई एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि 2 करोड़ की बोली लगाती है। 2 करोड़ की बात सुनकर पीछे पलटकर सभी लोग देखने लगते हैं कि कौन है जो बिजनेस को 2 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार है। पीछे गौरी अपनी माँ के साथ बैठी हुई है, जिसे 2 करोड़ की बोली लगाई है। 2 करोड़ के बाद पर मामला रफा दफा हो जाता है। बाद में स्टेज पर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लड़की को बुलाया जाता है। लड़की अपने साथ अपनी माँ को लेकर आती है। दोनों लोग स्टेज पर आते हैं तो सभी लोग आपस में बातें करना और खुसुर फुसुर करने लगते हैं। अरे, यह तो हमारे शहर की बहुत बड़ी वकील गौरी है और साथ में उसकी माँ कमला जी हैं। यह सुनकर राहुल और रेखा दोनों को गौरी को देखते ही और उसकी माँ को देखते ही उनके चेहरे का रंगत बदल जाता है। माँ जब पहले उसके पास रहती थी तो एकदम से दुबली पतली सूती सी साड़ी पहने रहती थी, लेकिन आज उन्होंने सिर्फ सिल्क की साड़ी, महंगी साड़ी पहनी हुई है। बेटी ने माँ को स्टेज पर देखा। गले में एक बड़ी मोटी सी चैन पहनी हुई है, हाथ में घड़ी बंधी हुई है। पास में ही नीले रंग का सलवार सूट पहने उसकी बहन गौरी खड़ी है। उसे देखकर बहू बेटे दोनों के होश उड़ गए। यह कैसे हो सकता है? राहुल के हाथ पर चीटी काटते हुए कहती है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या यह वही बुढ़िया है जिसे मैं घर से धक्के मारकर निकाल दिया था? कोई और है? अरे, यह तो मेरी माँ और मेरी बहन गौरी है, जिसने हमारा डूबता हुआ बिजनेस खरीदा है। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए हैं। तभी स्टेज पर राहुल को बुलाया जाता है। सामने अपने बेटे बहू को देखकर कमला जी और उनकी बेटी भी चौंक जाती हैं। थोड़ी ही देर में सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद राहुल को बिजनेस के सारे कागजात गौरी को हैंड ओवर कर देता है। तभी गौरी का ड्राइवर आता है और कहता है, मैम साहब चलिए, बाहर गाड़ी खड़ी है, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। शहर के सबसे बड़े डॉक्टर का केस आपके पास आया है, वह सभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी चलिए। फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद गौरी माँ का हाथ पकड़कर कार के पास ले जाने लगती है। तभी कमला जी और उनकी बेटी के पास इतना सारा पैसा और रुतबा देखकर बहू के होश उड़ गए। सब्जी का ठेला लगाने वाली बुढ़िया इतने आगे बढ़ गई, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन आज आंखों के सामने जो देखा ये बिल्कुल ही सच था। तभी बहू
कहती है, अब तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम अपने माँ बहन के पास इतना सारा पैसा है जो मेरे पिताजी के डूबते हुए बिजनेस को बचाने के लिए उनके आगे हाथ पैर जोड़ो, पैसे मांगो और मेरे पिताजी के बिजनेस को फिर से उठाओ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अंजलि, बहुत साल पहले उन्हें घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। अब किस मुंह से उनके पास जाऊं? क्यों? आज तुम्हारी माँ के पास इतना पैसा है तो क्या अपने बेटे की मदद नहीं करेगी? तुम उनके बेटे हो, जब तुम्हें रोता गिड़गिड़ाता हुआ देखेंगी तो जरूर तुम्हारी मदद करेंगी, उनका दिल पिघल जाएगा। तब भागा भागा बहू और बेटे उनके पास आते हैं और कहते हैं, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके साथ अच्छा नहीं किया। तब कमला जी आंखों से आंसू लिए हुए कुछ नहीं बोलती हैं और दोनों बेटे बहू माँ जी से माफ़ी मांगने लगते हैं। अपने बेटे को देखती हैं कितना परेशान है। तब गौरी बोलती है, भाभी मेरी बात सुनो। गौरी बहुत गुस्से में आ जाती है और, भाभी ये बताओ, जब आप लोगों ने हमें घर से धक्के मारकर निकाला था तब हम भी परेशान थे। आप लोगों ने हमारी मदद की थी, तो आज हमसे अपनी मदद की उम्मीद कैसे कर सकती हो? और भाभी तुम्हें तो अपने पैसों का बहुत घमंड था, तुम्हें गंवार। अब मैं गंवार नहीं हूँ। आज मेरे सामने हाथ जोड़कर पैसों के लिए गिड़गिड़ा रही हो। तभी कमला जी बेटे के गाल पर एक थप्पड़ लगाती हुई और बोलती हैं, क्यों बेटा, तुम्हारे घर से जाते वक्त मैंने कहा था ना कि समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। मैंने कहा था ना कि एक दिन मेरी बेटियां तुम्हारे बराबर से खड़ी होकर के दिखाएंगी, और आज देखो मेरी बेटियां तुमसे बहुत आगे निकल गई हैं। तुम्हें अपने पैसों का और अपने स्टेटस का बहुत ज़्यादा घमंड था, तो देखो पूरे शहर में मेरी बेटियों के चर्चे हैं। सभी लोग गर्व के साथ यह बताते हैं कि वह देखो कमला जी, जिनकी 4 बेटियां हैं। बहुत बड़ी बेटी शहर की सबसे बड़ी वकील है, दूसरे नंबर की बेटी पुलिस ऑफिसर है और तीसरे नंबर की बेटी मेघा का शहर में कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है और चौथे नंबर की बेटी का तो आज यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है और आया है और पास हो गई है। अब वह भी पुलिस अफसर बन जाएगी। जब लोग मेरे बारे में इस तरह की बातें करते हैं तो फक्र से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। मेरी बेटियां मेरी शान हैं। यह सुनकर अंजलि आग बबूला हो जाती है। मन में सोचती है, मैं तो समझ रही थी कि इसकी एक ही बेटी वकील बनी है, बाकी तो वैसे ही होंगी, लेकिन इसकी तो चारों बेटियां पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी अफसर बन गई हैं। जलन के मारे बहू जल भुन जाती है और राहुल कहता है, माँ अगर वह चारों आपकी बेटियां हैं तो मैं भी तो आपका बेटा, मैं आपका बेटा नहीं हूँ? क्या मेरी मदद नहीं करोगी? तब कमला जी बोलती हैं, तुम्हारे जैसे बेटे होने से तो अच्छा है लालची बेटा, जिससे पैसों के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, ना तो अपनी माँ और ना ही अपनी बहनें, सिर्फ अपनी पत्नी के कहने पे चलता है। तुमने कभी अपने बेटे होने का फर्ज नहीं निभाया और मुझे फर्ज का ज्ञान दे रहे हो। मैं तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, कभी यह बाहर अनजान शहर में कैसे रहेगी, इसीलिए मुझे अब किसी तरह की उम्मीद मुझसे मत रखना। और बहुत ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना, कभी भी पैसों का घमंड मत करना, क्योंकि घमंड किसी का नहीं चलता है। पैसे तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है। तभी एक और लंबी सी गाड़ी आती है जिससे कि कमला जी की तीनों बेटियां उतरकर बाहर निकलती हैं। तीनों कहती हैं, माँ जल्दी से मंदिर चलो, मंदिर में दान करने के लिए सब कुछ खरीद लिया है, बस आपको अपने हाथों से मंदिर में दान करना है। आप चलो यहाँ से, और सारा सामान दान आपको ही करना है। आज आपकी चारों बेटियां इतनी आगे बढ़ गई हैं, इतनी तरक्की कर ली हैं, और देखो हमारी छुटकी ने भी यूपीएससी क्लियर कर लिया है, अब वह भी पुलिस ऑफिसर बन जाएगी। कमला जी अपने बेटे को देखकर अपनी छोटी बेटी को गले लगा लेती हैं। इधर सास और ननद के ठाठ को देखकर गौरी के बहू के पसीने छूट रहे हैं। उस दिन को याद कर रही है जिस दिन उसने इन चारों को घर से निकाला था, और आज देखो सभी कितने बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित हो गई हैं और मैं सड़क पर आ गई हूँ। कमला जी चारों बेटियों के साथ कार में बैठकर मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। बेटे बहू की तरफ में पलट कर नहीं देखती हैं। कमला जी की चारों बेटियों ने मिलकर शहर में एक बड़ा सा घर खरीद लिया है, जहां पर अब वह रहती हैं और अपने साथ मदद करने वाली सेठानी को भी रखती हैं, क्योंकि उन दोनों ने कमला जी और उनकी बेटियों के साथ जो किया है इतना तो अपना भी नहीं करता। बहुत सारे एहसान थे उन लोगों के, इसीलिए बुढ़ापे पर उन्हें अकेला छोड़ना कमला जी नहीं चाहती थीं। किसी ने सही
समझा, अपने घर ले आई और उनकी ठीक से देखभाल करती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।